हेलो, जय हिंद एवरीवन। मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्ज़ाम टॉक्स में। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपकी एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पर मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और उसके बाद भी हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं हो पाते। तो जहाँ से भी आप सिलेबस करना चाहते हैं आप सिलेबस कर सकते हैं, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं कहूँगा कि आप मेरे साथ करें ताकि आपको एक रफ आइडिया हो कि एफकेट के अंदर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें और फोकस के साथ आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें जब एग्ज़ाम में वो आपके सामने आए। अब ये तो बात हमें पता चल गई कि हम क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे, पर मेन बात ये है कि अगर हमें इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम का नाम मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो टेलीग्राम की अगर बात करें तो टेलीग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ के इस क्लास की पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। तो टेलीग्राम की अगर बात करें तो टेलीग्राम पे जाएं और वहाँ पे सर्च करें एग्ज़ाम टॉक्स। अगर आप एग्ज़ाम टॉक्स जाके वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको एक चैनल मिलेगा, उस चैनल पे जाके आप ज्वाइन करें और वहाँ पे आपको हर क्लास की जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। तो अब हम हमारी क्लास जो है उसको स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आप सभी के लिए। अगर आपको आता है तो आप मेरे साथ जवाब दे सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो इसमें कहा गया है हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मैचिवेली। तो इंडियन मैचिवेली किसे कहा जाता है। अगर हम इन चारों ऑप्शंस में से देखें तो चारों के चारों ऑप्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, पर इंडियन मैचिवेली जो है वो कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौटिल्य जो है वो इसका सही जवाब है। कौटिल्य की अगर हम बात करें तो कौटिल्य एक ऐसे राजनीतिज्ञ या पॉलिटिशियन थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। अब इनके बारे में अगर हम बात करें तो जो मैचिवेली हैं ये आपके एक इटालियन डिप्लोमेट आप कह सकते हो, फिलोसफर आप कह सकते हो मैचिवेली को। जो रियल मैचिवेली हैं ये आपके इटली से बिलोंग करते थे, हिस्टोरियन थे, राइटर थे। और इनकी अगर बात करें तो इन्होंने एक किताब भी लिखी है, ठीक है, द प्रिंस नाम से। इन्होंने एक बुक लिखी है द प्रिंस नाम से। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है हमारे पास, तो पॉलिटिकल साइंस के फादर भी किसे कहा जाता है, मैचिवेली को कहा जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। का जो फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है वो भी मैचिवेली को ही कहा जाता है। इसके अलावा मैंने इनके बारे में एक बुक बता दी, द प्रिंस जो है ये बुक इन्होंने लिखी थी। अब हम हमारे ऑप्शंस की तरफ आते हैं। तो जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र किताब को डिस्कवर किया था आर श्यामा शास्त्री ने 1905 के अंदर। तो ये जो बुक है अर्थशास्त्र ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी है कौटिल्य ने। अब अगर हम बात करें कौटिल्य का अदर नेम क्या है, तो कौटिल्य को एक और नाम से जाना जाता है और उसको हम कहते हैं कौटिल्य चाणक्य। क्या कहते हैं, चाणक्य जो नाम है वो कौटिल्य का ही नाम है। और इस बंदे ने जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको गद्दी पे बैठाया, उसको राजा बना दिया था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है, अर्थशास्त्र आपकी लिखी है कौटिल्य ने। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें तो जो प्रिंस है, द प्रिंस नाम की एक किताब है जो कि 1513 में लिखी गई है। ये मैचिवेली के द्वारा ही लिखी गई थी। इनका पूरा नाम था निकोलो डी बेर्नार्डो मैचिवेली। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन था वो था विशाखादत्त। तो विशाखादत्त जो है उसने भी एक किताब लिखी है और उस किताब का नाम है मुद्रा रक्षका। ये क्या है, किताब है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस क्वेश्चन को किसने लिखा था, तो ये लिखा था विशाखादत्त ने मुद्रा रक्षका को। और ये हमें मौर्य साम्राज्य के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहाँ का राजनीतिक सिस्टम कैसा था, उस चीज़ के बारे में हमें पूरी जानकारी देती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन था हमारे पास मेगास्थनीज। जो मेगास्थनीज है उसने एक किताब लिखी है इंडिका। और ये मेगास्थनीज नाम का बंदा जो है वो ग्रीक नाम की कंट्री से आया था। और इसको भेजा किसने था, इसको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके दरबार में, चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में इसको भेजा था, पर भेजा किसने? जो आपके ग्रीक रूलर हैं सेल्कस निक्टर, सेल्यूकस निकेटर जो हैं, उन्होंने इसको भेजा था मेगास्थनीज को, और भारत में ये आया था। इसने किताब लिखी भारत में, तो इसको भी याद रखें। कहाँ से आया था? ग्रीक से। कौन सी बुक लिखी? तो बुक जो है उसका नाम है इंडिका। किसके दरबार में आया? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। और अगर बात करें इसको पावर में सॉरी किसने भेजा था इसको? तो इसको भेजा था सेल्कस निक्टर ने। एक सेकंड रुक जाओ। हेलो हेलो मौसा जी नमस्ते। मैं भी क्लास अटेंड कर रहा था, फिर करवा दूंगा जाके 8 बजे से। हाँ ठीक। सॉरी गाइस, जो है फ़ोन आ गया था और अर्जेंट था, 5-6 बार आ चुका तो उठाना पड़ा मेरे को। तो आगे कंटिन्यू करते हैं क्लास, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसने मौर्य वंश की स्टार्टिंग करी थी और 1322 से लेके 298 तक इसने रूल किया। आखिरी के दिनों में जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने एक धर्म अपना लिया था, उस धर्म को हम बोलते हैं जैन धर्म। और सरवन बेलेगोला नाम की जगह पे ये चला जाता है, वहाँ पे इसकी डेथ होगी। तो टेलीग्राम जरूर ध्यान में रखें भाई, आपको पीडीएफ जो है ये सारी की सारी मिल जाएगी अगर आप टेलीग्राम पे जाके मुझे फॉलो करते हैं, या टेलीग्राम पे जाके आप फॉलो करें चाहे ना करें, पर पीडीएफ जरूर ले लें अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि हाउ मैनी मेडल्स वोन बाय इंडिया इन पैरा एशियन गेम्स। पैरा एशियन गेम्स के अंदर भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने पैरा एशियन गेम्स जो कि 2022 के चाइना के होंगजोंग में हुए थे, वहाँ पे 111 मेडल जीते हैं। अब इन 111 की बात करें तो इंडिया का 111 मेडल के साथ 5वां स्थान रहा है। कौन सी रैंक रही है 2022 में? तो 5वीं रैंक रही है। इसमें टोटल इंडिया ने 111 मेडल जीते, उसमें से 29 गोल्ड मेडल थे, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल। चाइना की बात करें तो चाइना ने टोटल 521 मेडल जीते हैं। और अगर बात करें ये जो पैरा ओलंपिक गेम्स एशियन गेम्स हुए हैं 2022 में चाइना में, ये कौन से नंबर के थे? तो ये आपके 4th नंबर के पैरा एशियन गेम्स थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि भारत ने कितने मेडल जीते, भारत की रैंक क्या थी, और उसके अलावा कौन से नंबर के आपके ये पैरा एशियन गेम्स थे, कहाँ पे ये आपके आयोजित हुए। तो ये हुए होंगजोऊ में और ये है आपका चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा 3rd क्वेश्चन है। आई थिंक आप सभी इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। अब क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स। आपको बताना है उत्तर से दक्षिण, यानी नॉर्थ से अगर साउथ की तरफ आते हो तो सबसे पहले कौन सी पोर्ट आएगी, दूसरे नंबर पे कौन सी पोर्ट आएगी, तीसरे पे कौन सी। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो कोची पोर्ट कहाँ पे है भाई, एक बार देख लेते हैं। कोची पोर्ट है केरला में। अगर बात करें मर्मागोआ पोर्ट कहाँ पे है, ये गोवा राज्य में है। गोवा की कैपिटल और केरला की कैपिटल मुझे कमेंट में बताएंगे। कांडला पोर्ट आपकी गुजरात में है और अब इसका नाम चेंज हो चुका है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। मुंबई पोर्ट की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले क्या आता है भाई, सबसे पहले आता है आपका गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद नीचे आएगा मुंबई के बाद आता है नीचे गोवा और गोवा के बाद केरला। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर गोवा और लास्ट में आपका सबसे नीचे है केरला। अगर बात करें भारत के अंदर तो भारत के अंदर जो नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है मेजर पोर्ट में, तो 12 मेजर पोर्ट हैं भारत के अंदर और 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट है। और आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सी है भारत के अंदर, डीपेस्ट पोर्ट कौन सी है, और लार्जेस्ट पोर्ट कौन सी है इन कार्गो हैंडलिंग। तो सबसे ज़्यादा जो कार्गो हैंडलिंग का काम करती है वो करती है मुंबई पोर्ट। और मुंबई पोर्ट का बर्डन कम करने के लिए एक पोर्ट और बनाई गई थी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। डीपेस्ट पोर्ट की बात करें तो ये है विशाखापट्टनम पोर्ट जो है वो डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया की।
ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें। ओल्डेस्ट पोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पुरानी पोर्ट मानी जाती है कांडला पोर्ट। तो टोटल 12 पोर्ट हैं, आपको 12 पोर्ट के नाम पता होने चाहिए, कौन सी पोर्ट कहाँ पे है। और डेफिनेटली यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका एफकैट के अंदर। तो एफकैट का एग्जाम आपका फरवरी में आने वाला है और उस टाइम तक हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर चुके होंगे, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी रिलीवेंट रहने वाले हैं। इंडिया की अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन तो है गुजरात राज्य की, दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश की। अगर टोटल लेंथ की बात करें कोस्ट लाइन की, तो टोटल लेंथ जो रहती है वो आपकी रहेगी 7,515 किलोमीटर। अगर अंडमान निकोबार लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर लें तो, अगर मेनलैंड इंडिया की बात करें तो 6100 किलोमीटर आपकी टोटल है मेनलैंड इंडिया, मुख्य भारत की, ठीक है, मेनलैंड की 6100 है, अदरवाइज 7,515.5 किलोमीटर टोटल लेंथ है आपकी। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन गुजरात की है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारी पोर्ट्स हैं और उन 12 पोर्ट्स के आप नाम मुझे बता सकते हैं। जैसे पारादीप पोर्ट है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। उसके अलावा आपका एक पोर्ट है चेन्नई पोर्ट या मद्रास पोर्ट हम उसको बोलते हैं, ओल्डेस्ट पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो युआन नाम की करेंसी है वो कौन सी कंट्री की है। तो युआन जो करेंसी है वो आपकी ऑप्शन बी यानी चाइना की करेंसी जो है वो युआन है। अगर हम बात करें और चाइना के बारे में, तो चाइना के बारे में हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आप सभी के साथ। चाइना की आप मुझे कैपिटल बताएंगे, चाइना की कैपिटल अगर आप मुझे बताएंगे तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग। अगर चाइना की बात करें तो चाइना की रैंक क्या है इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो सबसे बड़ी कंट्री है रसिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए, फोर्थ नंबर पे आता है चाइना, फोर्थ नंबर पे चाइना इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया के हिसाब से। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो नया डाटा इंडिया का भी रिलीज नहीं हुआ है, तो पॉपुलेशन वाइज भी अभी हम इंडिया को ना मान के चाइना को ही मानेंगे फर्स्ट नंबर पे पॉपुलेशन के मामले में। और टेक्नोलॉजी के मामले में तो आपको चाइना का पता ही है कि कुछ भी चाइनीज़ चीज़ बना देती है भाई, और उसको हम परचेज भी कर लेते हैं काफ़ी आसानी से। पर हमें चाइना के बारे में तो पता लग गया, पर और करेंसीज और कौन कौन सी कंट्री की कौन सी करेंसी है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तानी रुपये चलता है, जिसकी वैल्यू बहुत गिरी हुई है फिलहाल पाकिस्तान की तरह। श्रीलंका के अंदर श्रीलंकन रुपी, रसिया के अंदर रूबल, उसके अलावा अफगान में अफगानिस्तान, अफगानी, इन सभी की कैपिटल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ईरान के अंदर रियाल था, पर रियाल को अब रिप्लेस कर दिया है तोमन ने। तो न्यू करेंसी कौन सी है, तोमन है। तो इस करके ये हमारे लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। जापान की बात करें तो जापान के अंदर येन है। अब आप मुझे बताएंगे जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है, जापान की पार्लियामेंट का नाम क्या है। तो जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट और रसिया की पार्लियामेंट का नाम है ड्यूमा। अब कैसे याद रहेगा भाई, ड्यूमा इसका है डाइट इसका है। देखो रसिया में यू आता है सेकंड नंबर पे और ड्यूमा में भी आपका क्या आता है, यू आता है सेकंड नंबर पे। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को याद रख सकते हैं कि रसिया में भी यू और ड्यूमा में भी यू आता है सेकंड नंबर पे। तो इस तरीके से इसको याद करें और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में दो स्टेटमेंट दी हैं और आपको बताना है इन दो में से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, एक सही है दूसरी गलत है, वो सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को रीड करना। इट वॉज फोर्ट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड फोर्सेज ऑफ अकबर लेड बाय मान सिंह ऑफ अम्बेर। बिल्कुल सही बात है। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है वो आपकी हुई थी 1576 में। किस किस के बीच में, महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर की सेना के बीच में। पर अकबर की सेना का सेनापति उस समय मान सिंह जो है वो नेतृत्व कर रहा था। इसमें क्या हुआ, जो महाराणा प्रताप है उसकी जो सेना है वो हार जाती है, जबकि मुगल सेना जो है वो यहाँ पे विजय प्राप्त करेगी। अब इसमें सेकंड स्टेटमेंट क्या दी है इन्होंने, सेकंड स्टेटमेंट दी है
द बैटल रिजल्टेड इन द डिफीट ऑफ मुगल फोर्सेस। तो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, मुगल फोर्सेस नहीं हारी थी, हारी कौन थी? आपकी महाराणा प्रताप की सेना। और अब हम अगर देखें तो स्टेटमेंट ओनली 1 जो है वो आपकी करेक्ट होगी, बाकी की जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं होंगी। अब अगर हम बात करें, हमारे पास आया है अकबर का नाम, ठीक है, तो अब हम एक बार अकबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अकबर के बारे में अगर जाने तो अकबर राजा बना 1556 और मृत्यु हुई 1605 में। अकबर की जो टोम्ब है या जो कब्र है वो बनाई गई अकबर के द्वारा खुद पर पूरी कराई किसने? इसके बेटे जहांगीर ने। तो सिकंदरा के अंदर इसकी टोम्ब है। सिकंदरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अकबर ने भाई कंस्ट्रक्शन कराई बुलंद दरवाजा की, बुलंद दरवाजा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवाई, फतेहपुर सीकरी, जोधाबाई महल और वो सारी चीज़ें। अकबर ने जजिया टैक्स अबोलिश कर दिया, अबोलिश या ख़त्म कर दिया जजिया टैक्स, जो गैर मुसलमानों पे लिया जाता था, यानी मुस्लिम्स के अलावा अगर और धर्म के हो तो आप जजिया पे करोगे, पर इसने ये ख़त्म कर दिया। अकबर के बारे में एक दो चीज़ें और देख लें भाई। अकबर की अगर हम बात करें तो अकबर जब राजा बना तब कितनी उम्र थी? 13 ईयर्स ओल्ड, 13 साल का था जब राजा बना। कहाँ पे इसको गद्दी पे बिठाया गया? कलानौर। कलानौर कहाँ है भाई? पंजाब में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अकबर के बारे में, पर जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैंने अकबर के बारे में बता दी हैं। आपने क्लासेस में भी अटेंड करके ही इस प्रैक्टिस सेशन को अटेंड किया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपका भाई आपके लिए 24 घंटे मौजूद है, किसी भी टाइम आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब आपके पास मैच द फॉलोइंग है, आपको बताना है कि ये जो रिवर है इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पे है। तो अगर हम इंडस की बात करें तो इंडस रिवर जो है वो मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर के पास एक लेक है राकसताल लेक, वहां से इंडस रिवर ओरिजिनेट होगी, यानी फर्स्ट का तो आएगा बी। तो ये ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, बचा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं गोदावरी। गोदावरी आपकी स्टार्ट होती है कहाँ से? गोदावरी स्टार्ट होती है आपकी नासिक से, तो यानी सेकंड आएगा सी, अब भी सेम है। थर्ड देखते हैं कावेरी। कावेरी की अगर हम बात करें तो कावेरी कर्नाटक से स्टार्ट होती है, कुर्ग नाम की जगह कहाँ है? कर्नाटक में। तो यहाँ पे थर्ड आएगा डी, तो ये ऑप्शन हमारा हो गया ठीक। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी देखते हैं नर्मदा। नर्मदा कहाँ से स्टार्ट होती है? अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश से वो नर्मदा नदी जो है वो स्टार्ट होती है। अब कुछ एक चीज़ें इनके बारे में देखेंगे, रिवर्स के बारे में। अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो भाई इंडिया की सबसे बड़ी नदी है गंगा। अगर मैं बात करूं गंगा की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, तो ये है यमुना। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और गंगा किस नदी से मिलके बनी है? भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों से मिलके बनी है। अब अगर हम बात करें, ये आप अगर क्लास अटेंड करके क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो इजीली आपको समझ आ जाएगा बी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है। और जो क्लास अटेंड नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो इस एक्सप्लेनेशन को ना देख के डायरेक्ट आप अपने क्वेश्चन सोल्व करें। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, एग्जाम टॉक सर्च करें यूट्यूब पे और क्लासेस को देखें। ये आपका सेकंड आपका प्रैक्टिस सेट है एफकैट 2024 के लिए। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें इजीली समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेकंड एक नदी का नाम आया था गोदावरी। गोदावरी की अगर बात करें तो ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया में। गोदावरी को हम ओल्ड गंगा कहते हैं, गोदावरी को हम साउथ इंडिया की गंगा कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि गोदावरी को क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है कि जो ओलंपिक गेम के अंदर हम देखते हैं उनका जो सिंबल है उसके अंदर 5 रिंग्स होती हैं, तो आपको बताना है उन रिंग्स का कलर कौन कौन सा है। तो जैसा कि हमें पता है कि एक तो हम येलो कलर बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, दूसरा ग्रीन और रेड, ठीक है। ये चीज़ तो हमें याद रह जाएंगी, ये प्राइमरी कलर हैं।
रेड येलो ग्रीन, उसके अलावा 2 भी हैं भाई, एक तो ब्लू के लिए और दूसरा ब्लैक के लिए। तो ये जो 5 रंग हैं वो हमें ओलंपिक गेम के अंदर जो रिंग्स हैं उनमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें ओलंपिक गेम्स के बारे में, तो ओलंपिक गेम जो है वो सबसे पहली बार पब्लिकली प्रेजेंट कब किए गए, PUBLICLY, पब्लिकली कब किए गए, तो 1913 में सबसे पहली बार पब्लिक के लिए जो ओलंपिक गेम है ये खेले गए। अब जो ये 5 रिंग्स हैं, ये 5 रिंग्स किन चीज़ों को शो करती हैं, 5 कॉन्टिनेंट्स जो हैं आपके उनको शो करती हैं। तो अब ये 5 कॉन्टिनेंट्स हैं कौन कौन से, तो भाई एक तो यूरोप, क्योंकि एथेंस से स्टार्ट हुए थे ये, दूसरा एशिया, तीसरा अफ्रीका, फोर्थ आपका ऑस्ट्रेलिया, और फिफ्थ आपका है अमेरिका। भाई क्या है, फिफ्थ अमेरिका। अमेरिका 2 है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उनके लिए एक ही है, ठीक है। तो ये 5 जो रिंग्स हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं, पर फिलहाल कॉन्टिनेंट 7 हैं, तो अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते, तो भाई हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, और अगर आप आर्मी में जाएंगे, नेवी एयरफोर्स में जाएंगे, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में। आपको बताना है कि कौन सा फाइबर यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। तो अगर हम बात करें फाइबर की, तो केवलर जो फाइबर है वो आपका यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में। अगर बात करें इस केवलर फाइबर को डेवलप किसने किया, इस केवलर फाइबर को डेवलप किसने किया, तो इस केवलर फाइबर को डेवलप किया था स्टेफेनी कुवोलेक ने। स्टेफेनी कुवोलेक जो है उसने इस फाइबर को डेवलप किया, केवलर को, कब किया, इन 1965। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। भाई ये जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें इन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, जब हम किसी दुश्मन के सामने हैं या हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे हमारे लिए हमारी लाइफ बचाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आजकल हम मूवीज़ देखते हैं, वहाँ पे भी कई बार आपकी ये सारी चीज़ें शो करी जाती हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट और वो सारी चीज़ें। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। अगर किसी ने एनिमल मूवी देखी है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बुलेट प्रूफ ग्लास बनाए जाते हैं गाड़ी के, ताकि वो रणबीर कपूर अपने फादर को शो कर सके, अनिल कपूर को, इन मूवी में। तो इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपका कि कौन से फाइबर का, क्योंकि डिफेंस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर हम डिफेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमें ऐसी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपके साथ बढ़ूंगा। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है नॉन परमानेंट मेंबर्स को लेके। टोटल नंबर इज नाउ 10 बट ओरिजिनली 6। इसमें कहा गया है कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं पहले वो 6 थे और आज के टाइम में 10 हैं। तो अगर हम बात करें ये बात बिल्कुल सही है, पहले इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर 6 होते थे पर आज के टाइम में ये 10 हैं। अगर बात करें ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये 6 से 10 कब करे गए, तो 6 से 10 ये करे गए थे 1963 में, इनकी स्ट्रेंथ बढ़ाई गई 6 से 10। आज के टाइम अगर हम बात करें तो 5 तो परमानेंट हैं, ठीक है, और आपके 10 नॉन परमानेंट है, नॉन परमानेंट। अब अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, मैं बताऊंगा कौन से नॉन परमानेंट हैं, और जो नॉन परमानेंट है इनके हर 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं और परमानेंट आपके फिक्स रहते हैं, ठीक है। अब सेकंड की, दे आर इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ 2 years ओनली। बिल्कुल सही बात है, ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ बोथ पे। अगर हम बात करें तो परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं भाई, यूनाइटेड नेशन के परमानेंट यूनाइटेड नेशन मेंबर्स। अब आपका बात करेंगे नेक्स्ट पे। अब परमानेंट में कौन कौन सा आता है भाई, सबसे पहले हमारा पड़ोसी देश चाइना, फिर हमारा मित्र देश फ्रेंडली कंट्री रसिया, फिर हमारा वो कंट्री जिसके साथ अभी अच्छे रिलेशन हमने डेवलप किए हैं, एक यूएसए, दूसरा फ्रांस। अब एक फ्रांस के पास का कंट्री और उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम।
ये सारी आपकी 5 जो हैं परमानेंट कंट्रीज हैं और आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करूं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क के अंदर है। और न्यूयॉर्क कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका न्यूयॉर्क है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 10वां क्वेश्चन है और आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बताना है इनमें से कौन सा त्योहार मेघालय राज्य के अंदर मनाया जाता है जब वो लोग वहाँ फसल काट लेते हैं। तो नोंगकरम जो त्योहार है वो आपका मेघालय के अंदर मनाया जाता है फसल काटने के बाद में। सनबर्न जो है वो मनाया जाता है गोवा के अंदर, और चापचरकुट जो है वो मनाया जाता है मिजोरम में, और इसके अलावा आपका हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड के अंदर। ठीक है, तो मैंने ये चारों त्योहार आपको बताए हैं, पर हम बात करेंगे नोंगकरम की। नोंगकरम की, तो ये जो नोंगकरम त्योहार है ये खासी ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है भगवान को खुश करने के लिए, जब इनकी फसल कट लेती है उसके बाद कि भगवान की दुआओं से हमें फसल की प्राप्ति अच्छी हुई है। यहाँ पे लोग जो अपने रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म करते हैं, गाना बजाना डांस करना, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा करी जाती हैं। और लगभग ये जो फेस्टिवल है ये कितने दिन चलता है, तो ये लगभग आपका 5 दिन तक चलता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि कितने दिन तक चलता है, कहाँ पे मनाया जाता है। सनबर्न गोवा के अंदर, चापचरकुट मिजोरम में, और हॉर्नबिल नागालैंड के अंदर मनाया जाता है। अब बढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो बताएं। आपको बताना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है इन सेतु कंजर्वेशन का। इन सेतु कंजर्वेशन का मतलब होता है जब किसी जानवर को आप उसके नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई देखो जू तो नेचुरल हैबिटेट नहीं हो सकता, क्योंकि जू के अंदर हम दूसरी जगह से जानवर पकड़ के लेके आते हैं। तो एक होता है एक्सितु, तो एक्सितु के अंदर आता है जू। बाकी जो चीज़ें हैं नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इन सेतु कंजर्वेशन है। और सेक्रेड ग्रूव्स जो है वो भी इन सेतु कंजर्वेशन है। इसके अलावा जू जो है वो एक्स सेतु है, यानी एक्स सेतु का मतलब होता है कि आप उस जानवर को उस नेचुरल हैबिटेट से उठा के कहीं दूसरी जगह लेके आते हो और वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हो या वहाँ उसको बचाते हो। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इन सेतु एक्स सेतु आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे भाइयों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसके इलेक्शंस के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। तो स्टेटमेंट 1 दी गई है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं दोनों हाउसेज के, चाहे वो लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते राष्ट्रपति के इलेक्शन के अंदर। सेकंड स्टेटमेंट है द इलेक्टेड मेंबर। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शंस के अंदर। अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही रहेगा, जहां पे हम देखते हैं कि भाई इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ इलेक्टेड करते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब हमारे प्रिय राष्ट्रपति के नाम कुछ शब्द मैं आपके सामने लिखना चाहूँगा, तो ये है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा, और वो कैसे बनेगा, कोई भी भारत का नागरिक, ठीक है, होना चाहिए, 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, ठीक है, कोई सरकारी ऑफिस पे ना हो, नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, तो उसको राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति कितने साल के लिए बनता है, राष्ट्रपति बनता है 5 साल के लिए। अगर हम बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है,
तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम करता है भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति जो है वो आपका 12 मेंबर्स नॉमिनेट करता है, 12 मेंबर्स क्या करता है, नॉमिनेट करता है। कहाँ पे करता है, राज्यसभा के अंदर आपके नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उसके अलावा बहुत सारे मेंबर्स को नॉमिनेट करता है, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उसके अलावा यूपीएससी के मेंबर्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, उसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे क्या होते हैं भाई, अपॉइंटेड होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। इनको क्या करता है राष्ट्रपति, अपॉइंट करता है। तो ध्यान रखें, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और भी बहुत पावर हैं, जैसे आपका ये क्या होता है, ये होता है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, कमांडर इन चीफ, ठीक है। या यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कमांडर इन चीफ, अरे यार कमांडर इन चीफ, इन चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस। इतना आप राष्ट्रपति के बारे में जान लें, आपके लिए मे भी सही होगा। आपने पहले भी कर रखी होंगी, पर यहाँ पे आपकी रिवीजन भी हो रही है भाई साथ के साथ में, तो कोई दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि इंडिया कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरिसिस बाय, इंडिया ने कब तक का अपना टारगेट रखा है कि वो लिम्फेटिक फिलेरिसिस जो आपकी बीमारी है उससे मुक्त कर लेगा अपने आप को। तो 2027 का टारगेट इंडिया के सामने रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने ये बात कही है आपकी, जब सेकंड वो फेज था, ठीक है, नेशनल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें उन्होंने कहा है कि अगले 3 सालों में हमें इस लिम्फेटिक फिलेरिसिस से मुक्ति जो है भारत को दिलानी है। और अलग अलग राज्यों के अंदर, लगभग आपके भारत के 10 राज्यों के अंदर 81 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो कवर करी गई हैं, जहां पे ये आपका मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन स्कीम या प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे कि कब तक का टारगेट रखा गया है। तो लिम्फेटिक को एलिमिनेट करने का टारगेट हमारे पास 2027 तक का है। अब बढ़ेंगे हमारे भाइयों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आज यहीं तक थे। और अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को डाउट है इनमें, तो वो मुझसे पूछ सकता है बिना किसी दिक्कत के। और शायद में भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे या नहीं है, नहीं है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सॉरी, आज जितने ही क्वेश्चंस आपके मैं लिख पाया, और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और मे भी मुझे आप रिकमेंड करें, मैं लास्ट में एक बार कुछ लिखता हूँ आपके लिए 2-4 बातें, तो मे भी आप मुझे क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं भाई। अगर आप किसी भी प्रकार की, एक सेकंड चल जाए यार, ओहो सॉरी बंद कर दिया था मैंने पेंसिल, तो यही कलर ले लेते हैं, रेड या ग्रीन, चलो रेड ले लें, ठीक है। आप मुझे रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि मुझे पीपीटी फॉर्मेट में बनाना चाहिए या इसी तरीके से हम लिख के आपको पढ़ा सकते हैं। सेकंड, आप मुझे बताएंगे कि आपको जो ये नोट्स हैं ये इसी फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिए जाएं। कहाँ पे मिलेंगे नोट्स, तो आपको जाना पड़ेगा एग्ज़ाम टॉक्स पे, ठीक है, एग्ज़ाम टॉक्स पे। और एग्ज़ाम टॉक्स की अगर बात करें तो एग्ज़ाम टॉक्स कहाँ पे है, टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाके फॉलो करें। इसके अलावा अगर मैं आपको 1-2 चीज़ें दिखाना चाहूँ तो 1-2 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, 1 मिनट सॉरी 1 सेकेंड, ये यहाँ से आएंगे मे बी, और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये चीज़ जो है ये आपको मिलेगी, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसी एक इमेज लगी हुई, ठीक है,
एक ऐसी इमेज होगी जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एग्ज़ाम टॉक्स नाम से, वो आपको चैनल मिलेगा और जहाँ पे आपको पीडीएफ और वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।